हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम क्लास 10th का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। एनसीईआरटी का लेसन है। रियल नंबर को हमने कुछ थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा है। आज विस्तृत रूप में हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाली वो सारी नंबर्स जो कि नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर्स को हम मिला देते हैं तो एक सीधा साधा नाम बन जाता है रियल नंबर। और नंबर लाइन पे हम क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आप क्लास 9 से पढ़ के ही क्लास 10th में आए हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उस 9th का फर्स्ट लेसन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक आप खोल सकते हैं। दूसरा है तो इसके बारे में पढ़ते हैं रियल नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो रियल नंबर में यहाँ पे हमको दो चीज पढ़ना है, दो थ्योरम पढ़ना है और यही दो थ्योरम पे ये पूरा लेसन समाप्त हो जाएगा। पहला थ्योरम आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि जाहिर सी बात है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लग गई यूक्लिड के बाद तो यूक्लिड नहीं दिया होगा। ठीक है, यूक्लिड ही नहीं है इसको, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और दूसरा पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये दो चीज हमको यहां पे पढ़ना है। इन दो चीजों के बारे में हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि ये एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, या फिर इसके बारे में जानना जरूरी है कि यूक्लिड्स ने जो डिवीजन दिया था वो एल्गोरिथम क्या है। इसी का नाम आगे चल के यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कर दिया गया है, उसी के बारे में पढ़ेंगे कि लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम एक किसी स्टेप को, किसी काम करने का वेल डिफाइंड सीरीज है कि आपको क्रम बाय क्रम आपको इसी को करना है। क्या है एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप व्हिच गिव अ प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी समस्या को समाधान करने के लिए हम किसी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। और ये एल्गोरिथम का नाम कहां से आया था, एल्गोरिथम कौन दिए थे नाम? तो एल्गोरिथम का नाम 9th सेंचुरी में पर्शियन मैथमेटिशियन, कौन सा मैथमेटिशियन? तो इन 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन ने कहा कि एल्गोरिथम नाम का भी कोई चीज होता है। और उन्होंने इसको किसने बताया? उनका नाम था पर्शियन मैथमेटिशियन का, 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन नेम इज नाम बहुत ही उल्टा है, अल ख्वाजारिज्मी। अल ख्वाजारिज्मी इनका नाम था, जिन्होंने एक बुक प्रिंट किए थे, एक बुक पब्लिश किए थे। इन हिज बुक उसी बुक में से इन्होंने एल्गोरिथम का नाम निकाला, जिस बुक का नाम है हिसाब अल जब्र वल। हिसाब अल जब्र वल मुकाबला, ये एक बुक का नाम है जिन्होंने, जो कि अल ख्वाजारिज्मी ने पब्लिश किया था 9th सेंचुरी में, और उन्होंने ही एल्गोरिथम का नाम दिया था। इवन इन्होंने एल्गोरिथम को छोड़ दिया जाए तो अलजेब्रा का भी नाम इन्होंने ही दिया था। इनका नाम है अल ख्वाजारिज्मी। ये मैथमेटिशियन थे, पर्शियन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, पेरिस के पर्शियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ये सब चीज बताया। तो पहला हम पढ़ लेते हैं यूक्लिड्स
डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर a can be divided with any positive integer b. a can be divided with a b. that gives रिमाइंडर r, यानी कि जब a को हम b से डिवाइड करेंगे तो उसका कुछ रिमाइंडर r आएगा, विच इज, जो कि r विच इज नॉट ग्रेटर देन b, जो कि b से बड़ा नहीं होगा, b से बड़ा नहीं होगा। कौन? r। या फिर ये भी कह सकते हैं कि विच इज स्मॉलर देन b, या फिर विच इज नॉट ग्रेटर देन b। स्मॉलर बोलना है सिंपली स्मॉलर, ग्रेटर बोलना है तो नॉट ग्रेटर लगाना पड़ेगा। तो एल्गोरिथम में इन्होंने यही बताया था। दूसरा आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और ये क्या है? तो ये कहता है कि किसी भी नंबर के साथ कुछ करने को ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। क्या करने को? तो इसका एक फंडा है, ये फंडामेंटल से फंडा ये दे दिया, मतलब फंडा हमने बना दिया कि क्या होता है। फंडा क्या कहता है कि फंडा कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed in the multiplication of prime, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल कहां कहां होता है, किन किन चीजों में? तो क्लास 9th में हमने कर के आया है 2 चीजों में। पहला चीज होता है हमको इरेशनलिटी प्रूव करने में, इरेशनलिटी, टू प्रूव इरेशनलिटी। पहला चीज होता है कि हमको इरेशनलिटी हम प्रूव करते हैं। और दूसरा चीज ये पता करने के लिए कि कोई p/q के फॉर्म में कोई नंबर है जो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल है, वो p/q के फॉर्म में जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये 2 चीज पता करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां तक सब समझ में आ गया। अब इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है एक टॉपिक जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जी हां, वही जो अभी आपने पढ़ा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा के पहले हम ये जान लेना जरूरी है कि व्हाट इज लेमा। लेमा क्या है? तो लेमा कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट है। हमने कोई भी स्टेटमेंट को बोला और वो प्रूव कर दिया कि हाँ यही सही है। लेमा is proven statement। क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर दिया है पहले से और फिर उसी स्टेटमेंट को हमने रीयूज किया। एंड इज
used to prove some another statement, STAT statement। लेमा क्या है? तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को हमने पहले से ही प्रूव कर दिया है, एंड इज यूज्ड टू प्रूव सम अनदर स्टेटमेंट, और फिर उसको हम दोबारा से इस्तेमाल करें किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, उसी को हम लेमा कहते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में हम आगे पढ़ें तब तक एक पजल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन होता है कि एक आदमी सड़क पे कुछ अंडे बेच रहा था, ठीक है? एक आदमी सड़क पे ऐसे ही जाके और एग्स बेच रहा था, ठीक है? तब तक दूसरा कोई आदमी आया, उससे टकरा गया, वो उसी के गांव का था, ठीक है? सेम विलेज के थे। अब गांव में पंचायत बैठाया गया, ठीक है? और ये जो अंडा बेच रहा था उसका नाम मान लो कि कुछ भी कह लो, क्या नाम है? राम, ठीक है? और राम आके श्याम से टकरा गया। राम इज ए वेरी पॉपुलर नेम। सेम विलेज के थे, गांव में पंचायत बैठाई गई। अब पंचायत वालों ने पूछा कि भैया बताओ, राम गलत यहाँ पे हो रहा है, कुछ दूसरा नाम ले लेते हैं, ठीक है? शिवा बहुत पॉपुलर कार्टून है। तो शिवा बताओ कि तुमको क्या चाहिए? तो शिवा कहता है कि हमको तो चाहिए कुछ नहीं, हम अंडा बेच रहे थे, मेरा अंडा का नुकसान हो गया, ये अंडा मेरा फोड़ दिया, तो हमारा अंडा का हर्जाना भर दिया जाए। वो कहते हैं, तो दूसरा जो इसका जो फोड़ा रहता है वो श्याम, ठीक है? उसका नाम मान लो श्याम था। उसने बोला कि तो पूछ लो कितना है, हमको जाना है, बहुत सारा काम है, क्योंकि ये विदेशी था। इन्होंने बोला कि जाना है बहुत सारे काम में, इसीलिए ऐसा इसने नाम रखा था श्याम। इन्होंने बोला कि तो बताओ भैया तुम्हारा कितना अंडा फूटा था, उतना हम तुमको पैसा दे देते हैं, जितना भी अंडे का फूटा होगा। तो ये शिवा बहुत चालाक था। शिवा वो बोलता है हम ऐसा नहीं बताएंगे। वो बताता है कि यदि 2 पेयर्स में काउंट करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है? यदि 3 पेयर्स में काउंट करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। यदि 4 पेयर करते हैं, मतलब 4 का काउंटिंग, ये पेयर मतलब ये ना समझिए कि जोड़ा, मतलब डबल, ठीक ना? पेयर हम इसलिए लिख रहे हैं मतलब कि 4 का काउंटिंग करेंगे, 4 काउंटिंग हम लिख देते हैं, ठीक है? यहां पर भी काउंटिंग। तो 4 जब काउंट करिएगा तो रिमाइंडर मेरा 3 बचेगा। 5 काउंट करिएगा तो रिमाइंडर 4 बचेगा। यदि 6 का काउंट करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचेगा, और 7 का काउंट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा, यानी कि एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। और अब सुनिए, अब हमारा जो बास्केट इन्होंने गिरा के फोड़ा है, उस बास्केट में नॉट मोर देन 150x, यानी कि उस बास्केट में 150 अंडा से अधिक अंडा नहीं हट सकता है। तो अब आप ही सोच लीजिए लोग कि कितना है। तो ये तो काम पंचायत वालों के लिए, भैया सरपंच होते हैं, दुकान होते हैं, वो लोग को काम करना चाहिए, बड़े दिमागी होते हैं ना, इसीलिए शिवा ने ऐसा कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा। तो ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने के बाद पंचायत वाले अब सोच में पड़ गए कि कितना अंडा इसका फूटा। तो पंचायत वालों का काम अब हमको करना है, ठीक है? और पंचायत वालों का काम हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको रिप्रेजेंट करने में, ठीक है? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यदि हम उसका अंडा की जो ए है, यानी कि टोटल एक्स, यहां पे देख लीजिए कि टोटल एक्स इक्वल टू, या फिर देखो इक्वल होगा या फिर लेजर होगा, किससे? 150 से, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि बास्केट में 150 अंडा से अधिक नहीं हट सकता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको मान लो ए, ठीक ना? कि जितना भी अंडा होगा वो ए अंडा होगा, तो ए को हमको फाइंड करना है। तो ए इक्वल्स टू क्या होगा? 2 के पेयर में काउंट करना है, ठीक है? तो किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें 2 में और +1 जोड़े तो वो a के बराबर आ जाएगा।
तो मान लो कि a को हम 2p + 1 ये वाला सेटिस्फाई हो गया। दूसरा वाला कह रहा है कि a = 3q + 2 3q, ये अलग अलग डिफरेंट हम p q r s t ऐसे हम लिखेंगे क्योंकि उसका जो कोशेंट होगा वो सबका सेम नहीं होगा, इसलिए हम 2p 3p 4p 5p 6p ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो a = 4q + 3, ये बाद वाला सब रिमाइंडर है क्योंकि उसने बोला था कि रिमाइंडर में कितना बचेगा, साइमल्टेनियसली 1 2 3 ऐसे बचता रहेगा। सो a = 5q + 4, a = q हो गया r यहाँ पे, a = 6s + 5 और a = 7s + 0, क्योंकि उसने बोला था क्या कि जब 7 7 का आप पेयर लगाइएगा तो मेरे पास कितना अंडा बचेगा, एक भी अंडा नहीं बचेगा। ठीक ना, तो इन्होंने इतना तो हमने बना लिया। अब हम ये भी बताएंगे कि उसके पास टोटल कितना अंडा बचा, और वो कितना अंडा बचा वो हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये हम लिखे हैं, ठीक है, ये क्या है। तो जिस तरीका से हमने लिखा है इस इक्वेशंस को, ये एक इक्वेशन बन गया। देखो a = 2p + 1, a = 3q + 2, यहाँ पे गलत हो गया है, चलो यहाँ पे a लिख देते हैं, 4a + 3, a = 5r + 4, ऐसा हमने जो लिखा है ये इक्वेशन बन गया है। तो इसी इक्वेशन को लिखने के लिए, ऐसे इक्वेशन बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम ऐसे इक्वेशन बनाने के लिए। यानी कि ऐसा इक्वेशन बनाना हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड ने कुछ ऐसा ही डिवीजन बनाने का, सॉरी ऐसा ही इक्वेशन बनाने के लिए ये पूरा का पूरा थ्योरम उन्होंने बनाया होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें उन्होंने बताया कि किसी भी दो नंबर को एल्गोरिथम को एनी नंबर्स any positive integer a can be divided by positive integer b। एक और चीज, सॉरी हमने मिटा दिया लेकिन आपको जानना चाहिए था, यहाँ पे वो जो नंबर हम फाइंड करेंगे ना, एक्चुअली में वो HCF होगा। ठीक है, क्या होगा, HCF होगा। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो एक्चुअली में किस लिए होता है, यूज टू फाइंड HCF of two positive integers। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप पहले भी पढ़े होंगे कि व्हाट इज HCF क्या है, क्योंकि आपके लेसन में है तो ये पढ़ाना हमको जरूरी है। HCF क्या है, तो HCF इज अ नंबर, कुछ भी नाम ले लो, नंबर D। ठीक ना, HCF इज अ नंबर, HCF इज द number with HCF is the largest positive integer D नाम रख लो। ठीक ना, largest positive integer D which can divide two positive integers a and b। यानी कि क्या है ये HCF इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि वो अब इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर्स है जो कि दो नंबर्स a और b को डिवाइड कर सकता है। यदि उससे हम एक भी अधिक आगे बढ़ाते हैं तो वो डिविजिबल नहीं होगा। और HCF का फॉर्मूला या HCF फाइंड करने का मेथड ही यही होता है।
ठीक है, तो एचसीएफ हमने जान लिया। और क्या करते हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या यूज करते हैं, तो हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए ही हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। अब हमारा जो अगला थ्योरम आता है, यहाँ पे डिवीजन लेमा का समाप्त हो गया, ठीक ना। और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे वो आपको हम बनाएंगे उस वाले इक्वेशन के, जो अभी इक्वेशन हमने शिवा और सैम ने मिलके बनाया, उस इक्वेशन को लास्ट में हमें बताएंगे कि कितना बता रहा है, ठीक है। उससे पहले हमको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम में क्या होता है और इस थ्योरम को क्या कहते हैं, ठीक है। इस थ्योरम में जो देखते हैं, तो every composite number can be expressed in the form of primes। इसमें किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका एक और खुद के अलावा और भी फैक्टर होते हैं, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर क्या कहते हैं, जो खुद से कटे और सिर्फ 1 से कटे, उसी को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब बात आती है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये फर्स्टली किसने नाम दिया था, ठीक है। तो ये फंडामेंटल FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वाज फर्स्टली प्रूव्ड बाय एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। उन्होंने इसको प्रूव किया। क्या प्रूव किया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को 2 प्राइम नंबर में हम बांट सकते हैं। उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस। क्या नाम था, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। कार्ल फ्रेडरिच गॉस, कार्ल फ्रेडरिच गॉस इनका नाम था। इन्होंने अपना बुक एक लिखा, ठीक ना, इन हिज एक बुक था जिसका नाम था डिस्क्विस्टियंस, DISQUITIONS। स्पेलिंग सही होगा, उम्मीद करते हैं कि सही ही होगा। डिस्क्विस्टियंस अरिथमेटिसिया। इन्होंने एक बुक प्रिंट किया, बुक पब्लिश किया, प्रिंट नहीं किया, पब्लिश किया, इनके द्वारा पब्लिश हुआ। कार्ल फ्रेडरिच गॉस, इसका बुक था डिस्क्विस्टियंस अरिथमेटिसिया, जिसमें इन्होंने बताया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को 2 प्राइम नंबर में बांटा जा सकता है। इनका खास बात यह है कार्ल फ्रेडरिच गॉस का कि ये उन महान विद्वानों में से, जो महान साइंटिस्ट होते हैं, आर्चिमेडिस, न्यूटन, इनके बाद उन 3 साइंटिस्टों में से इनका भी नाम आता है। और ये किस लिए आता है, इन्होंने साइंस और मैथ्स दोनों ही चीजों में अपना योगदान दिया है। ये मैथमेटिशियन भी है एज वेल एज साइंटिस्ट भी है, ठीक है। तो ये था पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कहानी। अब हमको इरेशनल नंबर पे दोबारा से थोड़ा विजिट करना है, क्योंकि हमको बहुत पसंद आया है। जो ज्यादा पसंद आता है उसके यहाँ बार बार हम लोग जाते हैं। भैया देखे और क्या क्या है आपके यहाँ अच्छा सा फ्रिज का पानी है, लाइए उसको पीते हैं हम, ठीक है। तो वैसे ही रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर में विजिट करने के साथ साथ हमको इसमें ये नहीं बनना है कि इरेशनल नंबर को कहाँ कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो कि 9th क्लास में किया था हमने। यहाँ पे ये करना है कि प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। ये प्रूव करिए कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। ये आएगा, प्रूफ करेंगे रूट 2 इज इरेशनल। लेकिन उससे पहले एक थ्योरम आया था। थ्योरम क्या कहता है कि इफ a divides b square then a
ऑल्सो डिवाइड्स बी। कहने का मतलब यह है कि यदि a जो है वो b के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। कैसे? एक एग्जांपल देखिए। कहने का मतलब है कि 5 यदि 25 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 25 को भी तो डिवाइड करेगा, चाहे उसका स्क्वायर रहे चाहे ना रहे। समझ में आ रहा है ना? देखिए जैसे कि 5 यदि 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा। कैसे? जैसे 5 25 का स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 25, और चूंकि a डिवाइड करेगा 5 डिवाइड करेगा तो इसके नीचे में 5 लिखेंगे तो 5 5 जा 25 कटा, यानी 5 इसमें डिविजिबल हुआ तो 25 भी क्या होगा? 25 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस थ्योरम को पढ़ने से पहले एक छोटा सा थ्योरम है, इसको जानना जरूरी था, क्योंकि इसी थ्योरम का यूज करके अब हम √2 को इरेशनल बताने के लिए एकदम बेकरार हैं कि हाँ भैया तुम इरेशनल हो, तुम कैसे रेशनल में घुस गए, हम तुमको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, ये कहता है कि हम रेशनल है, तो इसको कहते हैं कि ठीक मान लो लेट √2 इज रैशनल। ठीक है, मान लो कि √2 क्या है? रैशनल है। अब जब ये रैशनल है तो रैशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो p/q के फॉर्म में होते हैं। तो ये भी होगा कि √2 इक्वल टू p/q। यदि p/q के फॉर्म में ये है भी तो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट भी रैशनल नंबर होते हैं, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है? को-प्राइम नंबर लिखना है। तो इसको हम काट देंगे इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म। यदि ये बड़ा फॉर्म में है, जैसे कि ये 9/3 में होगा, सॉरी ये 3/9 में होगा, ये √2 का वैल्यू यदि मान लो √2 यदि रैशनल है तो 3/9 में होगा, तो ये तो अभी कटने वाला है ना, इक्विवेलेंट है, तो 3 1 जा 3 3 3 यानी इसको काट के 1/3 यानी कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको हमको कर देना है। ठीक है, अब जैसे इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करेंगे तो इसकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक ना? तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी कि चलो √2 अब किसमें होगा? √2 इक्वल टू a/b, वेयर a and b are co-prime numbers। को-प्राइम नंबर्स यदि आप 9th में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको तो पता होगा को-प्राइम नंबर क्या है। यदि नहीं पढ़े होंगे तो बता देते हैं, हमारा क्या जाता है। को-प्राइम नंबर वो होता है जिन नंबर के बीच में एक के अलावा और कोई भी नंबर से भाग नहीं लगता हो। जैसे कि 9/3 ये को-प्राइम नंबर नहीं है, 10/5 ये को-प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा इसमें 1 से भाग तो लगता ही है, साथ साथ इसमें 5 से भी भाग लग जा रहा है, दोनों ही नंबर से। तो को-प्राइम नंबर क्या होता है जिसमें कि भाग ना लगे? जैसे कि 2/3, 5/7, 9/8। ठीक ना? ये सब को-प्राइम नंबर है। तो हमने माना कि √2 a/b के फॉर्म में होगा, जहां पे a/b को-प्राइम नंबर है। ठीक है, तभी वो रैशनल कहलाएगा, वरना इरेशनल नहीं कहलाएगा। तो चलिए इसकी हम सीमा चेक करते हैं, इसका हद चेक करते हैं कि ये कितना तक अपने आप को रैशनल कहलाने के लायक समझता है। तो कहते हैं यदि ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई। एक काम करिए, इतना आपको समझ में आ गया ना? हम ऊपर अब लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, ये लंबा प्रोसेस होने वाला है, इसको मिटा देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको? मिटा रहे हैं तब तक वीडियो को स्किप कर लीजिए, 2 डबल क्लिक करके, तब तक आ जाएगा। ठीक है, तो √2 इक्वल टू a/b। नाउ वेयर a and b are co-prime। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b √2 इक्वल टू a।
b√2 इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लाई ये तो। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों ही साइड को स्क्वायर करते हैं, ठीक है। स्क्वायर करेंगे यानी कि b√2 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर इक्वल टू 2b, a ऐसे लिख दो 2b इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब हमने पढ़ा अभी एक थ्योरम में कि यदि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा मतलब कि क्या हो जाएगा, b इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि b ऑल्सो डिवाइड्स a, सॉरी 2 ओहो गलती हो गया, 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। यदि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 सिर्फ a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरे फॉर्म में अब हमको देखना है कि चलो b a वाला तो हो गया कि a में 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हमको करना है क्या, इसको कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट में क्या, अब हम मान लेते हैं कि लेट a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a जब 2 से डिवाइड होगा तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो उसकी वैल्यू हम c मान लेते हैं। तो a इक्वल टू 2c, a की वैल्यू क्या हो गई, 2c हो गई फॉर सम इंटीजर c, यानी कि जब a की वैल्यू 2c हो गई तो हमारे इस वाले इक्वेशन में हमको पुट अप कर देना है a की वैल्यू। सो b√2 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 2c है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक ना, बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b√2 का स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, ये b2b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर हो जाएगा और 2 में 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 2 भी इधर था और 4 भी इधर था, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के अगल बगल में है, इक्वल टू के आर पार है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला 2 अब b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी कि c स्क्वायर इक्वल, यानी कि 2 डिवाइड्स किसको, b स्क्वायर को। तो जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, यानी जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जैसे कि यहां पे हमने देखा कि जो 2 था वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। तो वैसे ही 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो जब 2b को डिवाइड करेगा और 2a को डिवाइड करेगा तो हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है कि ये कोप्राइम नंबर नहीं है। दैट मींस ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसको इक्वेशन 1 मानो। तो हम देखते हैं यहां पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कंक्लूड, हमको पता चला क्या कि a एंड b आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। a और b कोप्राइम नंबर नहीं है, और जब कोप्राइम नंबर नहीं है यानी उनके पास एक से अधिक फैक्टर भी है, एंड हैव मोर देन वन फैक्टर, उनके पास एक से अधिक फैक्टर भी है। तो रैशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे हमने पहले इसको शर्त रखा था कि भैया तुमको a बाई b के रूप में हो तो ठीक है, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए, तभी तुमको हम क्या करेंगे, रैशनल बोलेंगे, वरना तुम इरेशनल हो। तो क्या हुआ यहाँ पे कि जब उसके पास फैक्टर एक से ज्यादा हो गया, मींस
√2 बेचारा इज इरेशनल। √2 इज क्या है? इरेशनल है। √2 इज इरेशनल। और ये जो मेथड से हमने जो किया, इस मेथड को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। एक्चुअली में कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है अपोजिंग मेथड, यानी कि उल्टा मानने वाला। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का इतना कुछ देखने के बाद आपको पता चला होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन का एक नया ही हमने आविष्कार कर दिया, इसका हिंदी फॉर्म, जिसको हम कह सकते हैं जबरदस्ती। ठीक ना, जबरदस्ती मेथड। ये आसान मेथड नहीं था। तो आपने देखा कि हम √2 को कैसे इरेशनल प्रूव कर दिए। ऐसे ही √3, √5, √7, √8 जिसको भी प्रूव करना हो आप ऐसे ही सबको प्रूव कर सकते हैं। तो ये था सिंपल में। लेकिन इसके बाद यदि आ जाए कि प्रूव, क्या करें? प्रूव 5 - √3 इज इरेशनल। अब कहे कि 5 - √3 इज इरेशनल, ये आपको प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे? चलिए देखते हैं। तो जैसे कि √2 को हमने इरेशनल प्रूव किया, वैसे ही √3 हमारा क्या होगा? इरेशनल। हमने पहले बताया अभी आपको √3, √4, √5, √6, √7, √8, √10 ये सब इरेशनल है। रूट के नंबर्स इरेशनल है। हमने प्रूव भी कर दिया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो हम क्या करते हैं, यदि ये कहता है कि हम रैशनल हैं तो इसको कहते हैं तुम रैशनल रहो, यानी कि 5 - √3 इक्वल टू किस फॉर्म में? a/b के फॉर्म में, जहां a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, a/b किस फॉर्म में? को प्राइम है। अब हम क्या करते हैं, अब इस वाले 5 प्लस को हम इधर लेके आते हैं, या फिर ऐसा करते हैं a/b प्लस में है, ये प्लस में है तो इसको इधर लाते हैं और -√3 को उधर लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 - a/b इक्वल टू √3। 5 - 3। अच्छा एक चीज बताएं, वो जो पहले वाला हम बताए ना √2, वही सिर्फ डिफिकल्ट है प्रूव करना। जो अकेला है ना उसको किसी तरह से कुछ दूसरा प्रूफ कराने में बड़ा कठिनाई होता है, लेकिन जो भीड़ भाड़ में है, जो किसी के साथ है, उसको कुछ भी गलत करना बहुत ही आसान होता है। जैसे देखो हम 5 माइनस में इसके साथ √3 के साथ, तो इसको देखो हम कितना आसानी से इसको प्रूफ कर देंगे कि हाँ ये इरेशनल है। तो देखो क्या हुआ, 5 माइनस, क्योंकि ये इधर आ गया तो -a/b हो गया, और √3 हमारा उधर गया तो प्लस में हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 5 - a/b किस फॉर्म में है? √3 के फॉर्म में। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था क्लास 8 में या 9 में भी पढ़ा होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, कि किसी भी इंटीजर्स को या किसी भी रैशनल नंबर को यदि रैशनल के साथ हम मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो मतलब यदि रैशनल है दोनों नंबर, ये इरेशनल, जब ये कह रहा है कि 5 - √3 क्या है? रैशनल है, इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल होगा। लेकिन हमने देखा we have seen √3 is irrational। √3 क्या है? इरेशनल है। तो जब √3 यदि इरेशनल है तो ये 5 - a/b कैसे रैशनल हो सकता है? मींस ये भी क्या है? इरेशनल है, क्योंकि इरेशनल के बराबर कोई भी रैशनल नहीं आता है। ठीक ना, जब ये इरेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रैशनल के बराबर में रैशनल आता है और इरेशनल के बराबर में इरेशनल आता है। वो प्रॉपर्टीज हमने क्लास 9th में पढ़ चुकी है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको जबरदस्ती से कहा कि नहीं तुम क्या हो? रैशनल हो। हमने इसको इसलिए कहा, इसलिए हमारा ऐसा वैल्यू आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सो 5 - √3 इज इरेशनल हो गया। देखो कितना आसानी से इरेशनल प्रूव हो गया। तो ये था माइनस का। अब ऐसे ही हमको प्रूफ करना हो यदि मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है, एक और मल्टीप्लीकेशन का इरेशनल प्रूफ करेंगे, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे थ्योरम की तरफ। ठीक ना, और थ्योरम क्या कहता है उसके बारे में भी हम
कुछ और जानकारी रखेंगे। चलो ये यहां पे समाप्त हो गया। अब कहता है कि प्रूव 3√2 इज इरेशनल। प्रूव करिए कि 3√2 3 मल्टीप्लीकेशन में उसने, तो 3√2 इज इरेशनल है। तो यदि हम कहते हैं कि ठीक है, मान लेते हैं लेट 3√2 इज इरेशनल इक्वल टू a बाई बी के फॉर्म में होगा। अब a बाई बी के फॉर्म में होगा, ये इधर क्या है, इसमें मल्टीप्लीकेशन है, तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। सो √2 इक्वल टू a बाई 3 इंटू बी इक्वल टू √2 इक्वल टू a बाई 3b। कितना आसानी से ये प्रूव हो गया कि ये भी इरेशनल है, क्योंकि इरेशनल के इक्वल टू में इरेशनल ही आता है। तो बल्कि ये इरेशनल हो भी जाए तो ये तो इरेशनल है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने √3/2 को रैशनल जबरदस्ती माना, कॉन्ट्राडिक्ट किया। सो या हेंस 3√2 इज इरेशनल। 3√2 क्या है, इरेशनल है। इसके बाद आता है हमारा थ्योरम, थ्योरम एंड थ्योरम। इसके बाद हमारे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरम है, थ्योरम है और थ्योरम है। और वो थ्योरम क्या है, तो थ्योरम आपका इस फर्स्ट वाले चैप्टर का एक थ्योरम आता है। थ्योरम कहता है कि लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q। ये थ्योरम में कहता है कि किसी भी, मान लो कोई रैशनल नंबर x, कोई x नंबर है जो कि रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, तो उस x को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q को प्राइम नंबर होंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q यानी कि डिनोमिनेटर वाला, ये डिनोमिनेटर का q जो होगा इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n and 5 to the power m। यानी कि जो q का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 और 5 के पावर के फॉर्म में मिलेगा, जहां पे p और q नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ये आफ्टर ऑल थ्योरम का ये क्या नाम है। ये थ्योरम आया इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस ऐसा बना है कि क्या हम डेसिमल, हमने तो इरेशनल को प्रूव कर दिया कि हाँ वो इरेशनल है, जैसे कि √2 को और फिर वगैरह वगैरह और सब चीजों को। यहाँ पे इसलिए आया कि क्या हम डेसिमल को रैशनल नंबर यानी कि p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, तो इसका एग्जांपल हो जाता है कि हाँ, ये थ्योरम देखने के बाद पता चलता है कि हाँ, हम किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन को रैशनल नंबर यानी कि p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है 0.375, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए तो क्या होगा, 375 अपॉन इस पॉइंट को 1 मान लीजिए और 30123 यानी कि 375 अपॉन 10 to the power 4, सॉरी 10 to the power 3, यानी कि 10 किस फॉर्म में आ गया, 10 to the power 3 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो पता चल गया कि हाँ, उसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक और कि वेयर p एंड q आर कोप्राइम नंबर, p और q क्या है, कोप्राइम नंबर है, तो उसके लिए हम इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पता चलता है कि 3 into 5 to the power 3 equals to, यहाँ पे देखिए 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 3 into 5 into 5 into 5, और जब 10 to the power 3 यानी कि 1000 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका वैल्यू मिलेगा 2 to the power 3 and 5 to the power 3। तो ये वाला भी बात सही हो गया कि where q is form of 2 to the power n यानी कि 2 to the power 3 and 5 to the power m, 5 to the power 3। यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि 5 to the power m और 5 to the power m दोनों मतलब पावर सेम हो गया। अब क्या गया, 5 to the power 3 और 5 to the power 3 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 3 का 3
और 2 to the power 3 का मतलब क्या हुआ 2 into 2 into 2 equal to 2 to the 4 to the 8 यानी 3 to the power 8। तो ये भी हो गया कि where p and q are non negative integers होता है, लेकिन p and q are co-prime। क्या है? co-prime नंबर। यहाँ पे p और q, ये p है और ये q है, co-prime नंबर है, यानी कि इनको हम 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए 0.0875, इसको वैसे ही चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 875 अपॉन इस पॉइंट को 1 और फिर 40, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 नंबर्स है तो फिर क्या हो जाएगा ये 875 10 to the power 4। अब जब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि वैसे नंबर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता है कैसे करते हैं। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपको 7, ये कट जाएगा, इसको जब हम काट फाट के करेंगे तो 7 अपॉन 2 to the power 4 into 5 के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा को-प्राइम नंबरिंग होगा, यानी कि इसको हम और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब इसके ठीक उल्टा, ठीक ना, इसके ठीक उल्टा एक और थ्योरम आता है, ये थ्योरम टर्मिनेट्स। ठीक है, तो ये वाला थ्योरम कहता है कि x इक्वल टू p बाई क्यू, देखो वो वाला थ्योरम पहले ये पढ़ लेते हैं। लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर, x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर हो सकता है कैसे, such that the prime factorization of q is in the form 2 to the power n and 5 to the power m, where n, m, n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। उस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा था कि कोई x रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, और टर्मिनेट होने के बाद उसका पावर किस फॉर्म में आता है 2 to the power m और 5 to the power m के फॉर्म में आता है, तो वो x को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके ठीक उल्टा, उसके ठीक अपोजिट क्या कह रहा है कि x p by q के फॉर्म में हो जाएगा, p by q के फॉर्म में है और वो रैशनल नंबर है, और उसका पावर 2 to the power n और 5 to the power m यदि आता होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये दो थ्योरम थे जो कि प्रूव करता है, जैसे कि एग्जांपल में देखो, एग्जांपल ये अब वही वाला हम क्या 3/8, ये वाला एक एग्जांपल है जो कि 3/8 क्या है, रैशनल नंबर है। जब इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे, यानी कि 3 में जब 8 का डिवीजन करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.375, जो कि डेसिमल एक्सप्रेशन है, कहता है कि कोई नंबर 3/8 जो है इसकी वैल्यू वो 2 to the power 3, 8 को जब हम चेंज करेंगे तो 2 to the power 3 यानी कि 2 to the power n और 5 to the power m में आए तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो इसकी वैल्यू उस फॉर्म में आ रही है, यानी कि रैशनल नंबर है। दूसरी वैल्यू 7 to the power 80, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 0.0875। इसकी वैल्यू हमने देखा पहले वाले थ्योरम में, ये दोनों एग्जांपल हमने यूज किया था बनाने के लिए, बताने के लिए आपको, उसमें भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका जो डिनोमिनेटर का पावर यानी कि q का जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में आया था, तो q का फॉर्म 2 to the power 4 into 5 के फॉर्म में आया था, यानी कि इसकी वैल्यू 2 to the power n और 5 to the power m, यहाँ पे m की वैल्यू 1 है क्योंकि ये सिर्फ एलोन क्या है 5 एलोन है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक और चीज आती है, क्लास 9th की तरफ हम जैसे ही रेफर करते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक एग्जांपल हमने यूज किया था 1/7 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग था। क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, क्या था 1/7 नॉन टर्मिनेटिंग था। और तो इसको यदि ये तो रैशनल नंबर है, ये तो हमने जानते, हमको पता है कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन इन दोनों थ्योरम को, इसके पहले वाले थ्योरम आपके किताब में वो वाला थ्योरम 1.5 और 1.6, इन दोनों थ्योरम को छोड़ दें
तो ये 1/7 जैसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट नहीं होते, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होता है और इनकी वैल्यू भी ये जो 7q इक्वल टू 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m के रूप में नहीं आता है, तो वो भी रेशनल नंबर होते हैं। तो उनके लिए एक और थ्योरम आ जाता है, ठीक है, उनके लिए थ्योरम आता है, तो थ्योरम कहता है लेट x इक्वल टू p बाय q बी अ रैशनल नंबर। किसी x नंबर को हम रैशनल नंबर तब कहेंगे such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m। हम उसको भी रैशनल नंबर कहेंगे जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m और 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं हो, लेकिन n और जहां पे n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, then x has a decimal expression, तब उसके पास x जो नंबर है, x जो कि रैशनल नंबर अभी हम कह रहे हैं, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, जो डेसिमल का बढ़ना होगा, डेसिमल जो बढ़ेगा which is non terminating, तो वो कटेगा नहीं, रिपीटिंग या रेकरिंग, यानी कि उस पर रेकरिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही और वो बार बार रिपीट होगा। तो वैसे नंबर भी हमारे क्या कहलाते हैं, उस वैसे नंबर को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। वैसे क्लास 9th में हमने लेसन पढ़ चुका है, उसका एग्जांपल देख चुके हैं, जैसे कि 1/7। 1/7 क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, ना ही इसका डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन q का 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में आता है, और ना ही ये टर्मिनेट होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 1 में जब हम 7 का डिवीजन करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 142857, फिर इसके बाद 142857, ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इक्वल टू 142857 सॉरी 0.142857 के ऊपर अब ब्रैकेटिंग लगा देते हैं कि इतना नंबर्स ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो ऐसा वैल्यू ये भी रैशनल है। दूसरा नंबर आता है 2/7, ये भी हमारा रैशनल है, ठीक है, लेकिन इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होता है, जैसे कि 0. इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा 0.285714, फिर वैसे ही 285714, 285714। तो इससे अच्छा ऊपर क्या करते हैं, रैकिंग कर खींच देते हैं, बार लगा देते हैं, इसका मतलब कि ये अब खत्म नहीं होने वाला है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ते रहेगा। तो वो जो थ्योरम, जो दो थ्योरम हमने पहले पढ़ा, जो कि कहता है कि नंबर को 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में होना चाहिए, वो नहीं भी हो तब भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है, तब भी हमारा कोई नंबर है वो रैशनल नंबर हो सकता है। यानी कि इस पूरे थ्योरम को देखने के बाद जो हमारा कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन क्या कहता है कि रैशनल नंबर जरूरी नहीं कि केवल टर्मिनेटिंग हो, रैशनल नंबर जरूरी नहीं कि केवल टर्मिनेटिंग हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर जरूरी नहीं कि वो टर्मिनेटिंग हो। इस थ्योरम वो 1.5 और 1.6 हमको ये पता चला कि वो नंबर टर्मिनेट हो जाना चाहिए, लेकिन थ्योरम 1.7 क्या कहता है कि नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था थ्योरम, लास्ट थ्योरम आपके लेसन का। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो हम आपको बताने वाले हैं। इंटरेस्टिंग क्या है कि HCF में कुछ हम आपको छोड़ दिए थे। HCF LCM और दो नंबर्स का HCF LCM के बीच में क्या रिलेशन होता है, और फिर एक इंटरेस्टिंग और कि वो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, जो कि शिवा और श्याम ये दोनों लोग मिलकर क्वेश्चन क्रिएट किए थे और जो कि पंचायत वालों को सॉल्व करना था। तो चलिए, एक रिलेशन होता है कि HCF into LCM equal to product of two numbers A and B। दो पॉजिटिव इंटीजर्स को इनटू करें और इन दोनों नंबर को A और B का HCF और A और B का LCM, यदि हम दोनों को इनटू करें तो उस दो नंबर के इनटू के बराबर हमारा वैल्यू आएगा, सिर्फ दो नंबर के। यदि नंबर 3 हो जाएंगे फॉर 3 numbers HCF into LCM is not equal to A into B into C, यानी कि नंबर जब 3 हो जाएंगे A B C
ए बी सी का HCF और ए बी सी का LCM, इन दोनों को आपस में इंटू भी करते हैं तो वो तीनों नंबर्स के इंटू के बराबर नहीं आता है। ये फॉर्मूला जो होता है वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ दो नंबर्स पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ दो ही नंबर पे ये फॉलो करेगा। यदि नंबर की संख्या 3 हो जाएगी तो वो उसमें फॉलो नहीं करता है। इस फॉर्मूला से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, यदि हमको कोई भी 3 नंबर्स दिया हो तो कोई चौथा हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि LCM दिया है तो हम LCM और 2 नंबर दिया है तो HCF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन था कि वो राम और श्याम और शिवा वाला, तो A इक्वल्स टू 2p प्लस r, फिर A इक्वल 2p प्लस 1, A इक्वल टू 2q प्लस 2 3 का मतलब कि 2 का पेयर लगाए तो 1 बचेगा, 3 का काउंटिंग करें तो 2 बचेगा, PQR 4 का करें तो 3 बचेगा, 5 का करें तो 4 बचेगा, 6 का करें तो RST 6 करें तो 5 बचेगा, और 7 का करें PQRSTU तो 0 बचेगा। ये ध्यान में रखते हुए अब हमको फाइंड करना है कि आखिर में उसके बास्केट में अंडा कितना था, और A इक्वल टू या फिर लेसर देन 150, क्योंकि वो बोला है, शिवा बोला है कि हमारे बास्केट में 150 x से अधिक नहीं हटेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए, हमको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले 7 का मल्टीपल, क्योंकि यही एक नंबर है, ये 7 का ही पेयर लगाएंगे तब जाके उसका एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो सबसे पहले ऐसे नंबर से हमको शुरू करना है कि जिसका रिमाइंडर ना खत्म हो। ठीक है, तो ऐसे रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 7 एक्चुअली में 7 10 जा 70 के बाद ही हम लिखे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 7 11 जा 77, फिर 77 पूरा कंप्लीट लिखते हैं, 7 into 11, 7 into 12, 7 into 13, 7 into 14, 7 into 15, 7 into 16, फिर 7 into 17, 7 into 18, 7 into 19, 7 into 20, 7 into 21 और फिर 7 into 22। इन सब का मल्टीप्लिकेशन फटाफट आप करिए। तो चलिए करते हैं। तो 11 7 77, ठीक है, 77, फिर 12 7 जा 84, फिर 13 7 जा 91, फिर 14 7 जा 98, फिर 15 7 जा 105, फिर 16 7 जा 112, फिर 17 7 जा 119, 18 7 जा 126, 19 7 जा 133, 27 जा 140, 21 7 जा 147, और ये 22 into 7 ये तो अधिक हो जाएगा 153। ये तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि हमारे बास्केट में 150x से ज्यादा नहीं हटेंगे। अब हम 7 का जब फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि ये 6t + 5 यानी कि 6 में t इक्वल टू कुछ भी फैक्टर इसका मल्टीपल यानी कि t 6 में 6 का मल्टीपल हो और बाद में 5 रिमाइंडर बचे। तो 77 में यदि हम 6 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, 77 में 6 का डिवाइड करें तो 77 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6 1 7 और 6 2 जा 12, कितना बचा 5, यानी कि ये वाला जो नंबर आया वो आया 6 into 12 प्लस रिमाइंडर में 5, यानी कि ये जो नंबर है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले इक्वेशन को। फिर 84 वाला करें, फिर इस तरह से 84 में 6 का तो 6 1 जा 6, 2 4 6 6 जा 24 कट गया, यानी 6 into
16 प्लस 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ये वाला नंबर तो होगा ही नहीं। फिर 91 के लिए, तो 91 के लिए हम सब लिख के रखे हैं 6 × 18 प्लस 4, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ एक नंबर अभी तक मिला है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इस 19 वाले को देखते हैं। 6 × 19 प्लस 5 इसका हो जाएगा, फिर 6 × 21 प्लस 0 126 का हो जाएगा, और 6 × 22 प्लस 1 133 का हो जाएगा, और ऐसे ही 140 का 6 × 23 प्लस 2 और 147 का 6 × 24 प्लस 3। और इसका करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये 153 तो वो बोला ही नहीं, वो तो बोला है कि हमारे बास्केट में सिर्फ 150x ही अटेंगे, उससे अधिक नहीं अटेंगे। तो चलो ये 7 का हो गया, 6 का हो गया, अभी हमको 5 का सेटिस्फाई करने वाला नंबर ढूंढना है जो कि 5 को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहला ये इस वाले इक्वेशन को कौन कौन सेटिस्फाई करता है, ऐसा ही दो ही टर्म मिला है जो कि इस वाले नंबर को सेटिस्फाई करता हो। एक ये फर्स्ट, ये वाला है फर्स्ट वाला, और ये सेकंड वाला है। तो चलो 119 को ऐसे डिवाइड करना है क्या हो कि रिमाइंडर में हमारा 4 आए और 5 के टर्म में, यानी कि 77 को 5 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, 11 5 जा 75, नहीं सॉरी कितना आएगा, 77 को 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 5 2 7 5 5 जा 25, सो 2 आएगा। तीसरा वाले की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि 77 को जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 77 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5 2 7 5 5 जा 25, यानी कि ये आएगा 5 × 25 प्लस 2, 5 × 25 प्लस 2, लेकिन हमको रिमाइंडर में कितना चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। तो 4 रिमाइंडर ढूंढने के लिए तो ये तो हो नहीं रहा है, तो अब दूसरे वाले को देखते हैं। जब इसको देखते हैं तो 119 को जब हम किससे डिवाइड करते हैं, 5 से, सो 5 2 जा 10 और फिर 1 फिर 9 और 5 3 जा 50, यानी कि रिमाइंडर में कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है 5 × 23 प्लस 4, यानी कि इतने काउंटडाउन्स में से हम इसको शॉर्टलिस्ट करते गए तो हमारा आफ्टर ऑल हमारा आ गया कि वो जो सैम के 100 जो 19 है, ये 119 वो जो शिवा, नाम बार बार भूल जा रहे हैं हम, क्या करें, ऐसा नाम ही रखा गया, लेकिन वो शिवा बहुत ही पॉपुलर कार्टून है। चले अच्छा 119 जो नंबर है ये इतना ही एक्स उसके बास्केट में थे जो कि सैम से फूट गया। अब पंचायत ने ये निर्णय किया कि तुम 119 अंडे का पैसा सैम को भर दो, शिवा को भर दो, ताकि वो अपने जाके फिर से अंडा खरीदे और दुकान पे बेचे। तो ये था कंप्लीट नॉलेज ऑफ रियल नंबर चैप्टर 1 क्लास 10th का। कैसा लगा आपको वीडियो, ये फीडबैक में एक तरह से कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या जाता है आपका 2 मिनट समय लगेगा और ये कंप्लीट लेसन खत्म हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।